नमस्ते। पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ एक ऐसा वर्ड है जो इतना फेमस हुआ 2016 तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिसाइड किया कि उसको अपने आप में इंक्लूड करने की अब जरूरत आ गई है। पोस्ट ट्रुथ का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये सच के बाद वाला दौर है, या ये वो दौर है जो सच से परे है, या सच के अबव है, या सच के बियॉन्ड है? ऐसा नहीं है। पर ये ऐसा दौर जरूर है जहां पर सच को देखना, सुनना, सोच पाना, समझना थोड़ा मुश्किल और हो गया है, और उसकी संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया जो है, वहां पे वो खुद वहां पे सच को समझना या उस पर दावा करना कभी कभार एक पॉइंटलेस बात हो जाती है। पर हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आखिर सच क्या है वो कौन डिसाइड करता है, सच क्या हो सकता है वो कौन डिसाइड करता है, कौन तय कर पाता है कि क्या वायरल हो, कब हो, कैसे हो, कितने हद तक हो, और क्या वायरल ना हो पाए। इन सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारी चीजों को समझते हुए एक न्यूज आई अगस्त 14 2020 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी, न्यूली पर्नेल और जेफ हॉर्विट्ज की, जिसके मुताबिक फेसबुक की एक टॉप एग्जीक्यूटिव अंकी दास, पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने टी राजा, जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं, उनकी हेट स्पीच को फेसबुक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हटाने से इनकार कर दिया या उस पर विरोध जाहिर किया। टी राजा ने लगातार ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग सबके जहन में हेट स्पीच के क्वालिफाई कर सकती है। उनने कहा है कि मॉस्क को बर्बाद कर देना चाहिए, मुस्लिम्स गद्दार होते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स को रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को गोली से मार देना चाहिए। इस सब के बावजूद और सत्ताधारी पार्टी भाजपा से अपने रिश्तों को ना खराब करने के चक्कर में अंकीदास ने विरोध किया एक मीटिंग में कि ऐसे पोस्ट को हमें नहीं हटाना चाहिए। ये हो सकता है फेसबुक और जियो का जो एक बहुत बड़ा बिजनेस मर्जर भी होने वाला है, उस वजह से भी इसके ऊपर विरोध किया गया हो। इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार, आज नहीं, अगस्त 2020 में नहीं, बहुत लंबे टाइम से इसके बारे में लिखते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं। मेरे साथ हैं परंजय दा। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक कमेंटेटर है। इनका प्रोफेशनल करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर में स्टार्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1977 में। एक पोस्ट इमरजेंसी के बादल छट रहे थे या फिर दूर हो रहे थे, तो वहां पे इनका करियर स्टार्ट हुआ। इनने 4 दशकों में मास मीडिया में, रेडियो, पॉडकास्ट, रिटन वर्ड, प्रिंटेड वर्ड, स्पोकन वर्ड, हर तरह की चीजों में अपने एक्सपर्ट नॉलेज को फैलाया है। ये वेरियस हैट्स ही वेयर्स। लेखक हैं, एंकर हैं, टीचर हैं, एनालिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं साकेत गोखले। एंड आई नो साकेत शायद इन बातों से थोड़े असहज होंगे जो मैं बोलूंगी, तो आई वुड थिंक ही इज अ सीकर ऑफ ट्रुथ, सत्य के खोजी हैं, जो शायद हम सबको होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बट साकेत हमारे बिहाफ पे सारी चीजें बहुत अच्छे से कर देते हैं। इज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, एक फैंटास्टिक रिसर्चर है जो खबरों के तहखानों से तफ्तीश करके बहुत सारे सुराग ढूंढ के असली खबरें हमारे सामने लाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविज्म, शायद मैं इस प्रोसेस को कह सकती हूँ। एंड बोथ परंजय और साकेत डिसअग्री करेंगे मेरी इस क्लीशे बात से, पर इन दोनों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आई वेलकम यू बोथ द शो। थैंक यू हमसे बात करने के लिए आज इस मुद्दे पे। एंड मेरे साथ मयंक है, मेरे को होस्ट और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, सब कुछ है एक्चुअली। वो बहुत चीजों में वो भी वेरियस है। तो मैं आपको इनवाइट करूंगी पहले क्वेश्चन के लिए। जी सौम्या, आपने मुझे जो है दरअसल वो एक फिल्म थी मुझसे शादी करोगी, आपने दुग्गल साहब बना दिया है मुझे। उसमें कादर खान का किरदार था। आज दुग्गल साहब सुन नहीं सकते हैं, आज दुग्गल साहब बोल नहीं सकते, आज दुग्गल साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता था कि केवल हमारे सुप्रीम लीडर जो है वो दुग्गल साहब है, पर खैर। तो परोंजे के बारे में आपने बात की कि वो इमरजेंसी जब खत्म हो रही थी उस समय जर्नलिज्म में आए। सौम्या, आपकी मेरे ख्याल से जो आपका जो थीसिस थी वो भी मेरे ख्याल से इमरजेंसी पर ही थी। जी आप एंथ्रोपोलॉजी जी। में आपने जो किया था, खैर। और साकेत के लिए आपने जो बात कही, तो उसके लिए एक शब्द है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिया था, सत्यशोधक। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जी। तो चूंकि साकेत महाराष्ट्र से ही है, तो खैर मैं पहले सवाल पे आता हूँ। परौन्या था पहला सवाल तो बहुत सीधा सीधा है, एक लाइन का सवाल है। क्या वाकई सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ खेल होता है कि एक विशेष विचारधारा की तरफ झुकाव वाले लोगों
की रीच आउटरीच कम की जाती है, या उनको ब्लॉक करने का खेल होता है, उनकी रिपोर्टिंग इजीली हो सकती है, और एक विशेष विचारधारा जो सत्ता में है उसके लोगों को उसी गलती के लिए बख्श दिया जाता है और उनकी रीच जो है लगातार बढ़ती गई है? क्या वाकई ये दिखता है आपको? धन्यवाद मयांक, धन्यवाद सौम्या। मीडिया विजिल में आपने हमें बुलाया। मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं। आपको इतना तारीफ करके मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया, मेरे को लग रहा है लोगों का नज़र लग जाएगा। फिर भी आपने क्यों बुलाया ये भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एक किताब है, द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया। ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का लेख लेके बहुत हलचल हो रहा है। ये आपने जैसे कहा 14 अगस्त डेडलाइन है, 15 अगस्त ये इसका प्रकाशन हुई। मगर ये जो किताब है ना, ये अप्रैल 2019 में हम लोग प्रकाशन हुई थी। मैं खुद प्रकाशक और सिरिल सैम और मैं, हम दोनों मिलके ये किताब लिखा था, हिंदी अंग्रेजी। बाद में ये मराठी भाषा में भी अनुवाद करके छपा। इससे पहले 2018 का नवंबर महीना में हमने विस्तार से ऐसे लिखा 5 लंबा लेख जो न्यूज क्लिक पोर्टल ने प्रकाशित किया। ये है कि ये जो फेसबुक, और मैं जब फेसबुक की बात करता हूं, मैं सिर्फ फेसबुक की बात नहीं करता हूं, फेसबुक का साथ साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, क्योंकि एक ही संस्था है, इनका मालिक एक है। ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साथ हम एक साथ बात कर रहे हैं। इन्होंने विश्व का अलग अलग देशों में जो दक्षिणपंथी राजनीति, दक्षिणपंथी राजनेता को मदद किया, और जो भी सत्ते में है उनको मदद किया जी। और ठीक है, ये निजी संस्था है, इनका लक्ष्य है मुनाफा बनाना, अपना कारोबार बनाना। तो इनको सूचना, और किस तरह से सूचना, और जो आपने जो तथ्य दे रहे और सूचना दे रहे, इसका नैतिकता के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तकनीकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, निजता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, ये सारे बात के पीछे ढक के वो समझते हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूं फेसबुक के बारे में कहने के लिए। बिल्कुल। आज विश्व में जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स है उसमें एक है फेसबुक। फॉर्च्यून, फोर्ब्स, ऐसे जो पब्लिकेशन वेबसाइट है, ये रैंक करते हैं 1 2 3 4। तो कभी कभी फेसबुक 7 नंबर में, कभी 8 नंबर में, कभी 6 नंबर में। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन या कि शेयर बाजार का में और शेयर का कीमत के ऊपर निर्भर करती है। मगर ये जो संस्था है, जो आज अगर सारे आप फेसबुक का जो इस्तेमाल करते हैं, जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो 220 करोड़ से भी ज्यादा है। तो मतलब पूरा विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है इतने 220 करोड़ लोग के। सबसे ज्यादा लोग रहते हैं चीन में, वहां लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारतवर्ष में 135 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरी बात है, फेसबुक की उम्र बहुत कम है। जैसे मार्क जुकरबर्ग जो स्थापन किया, उनका उम्र भी कम है। फेसबुक का उम्र साढ़े 16 साल है, और जुकरबर्ग साहब का उम्र 36 साल से थोड़ा ऊपर है। तो दीज आर वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशंस। मगर एक तरह से पूरा जो सोशल मीडिया, जो सोशल माध्यम है, इसके ऊपर एक तरह से इनका नियंत्रण, इनका कब्जा, इनका मोनोपोली फैल गया। तो किताब हमने जो लिखा है, इसका नाम, इसका जो सबटाइटल है, द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया, हाउ सोशल मीडिया हैव बिकम अ प्रोपेगेंडा वेपन एंड डिसेमिनेटर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड फॉल्सहुड। हिंदी में आप कहेंगे कि कैसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हथियार और फर्जी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बन गया। और भारतवर्ष में इस बारे में हम और भी कुछ आपके लिए मैं कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ और हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका सबसे ज्यादा फायदा मिला ये फेसबुक के साथ या व्हाट्सएप के साथ संपर्क करके। इस किताब लिखने के पहले हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, 50 से ऊपर। तो एक व्यक्ति से हमने बात किया जो एक समय
भारतीय जनता पार्टी का आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी का सेल का काफी वरिष्ठ एक अधिकारी थे, उनका नाम है विनीत गोयनका। बहुत सारे लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था या ऑफ द रिकॉर्ड बात किया। विनीत जी एकदम फॉर्मली इंटरव्यू दिया, हमने रिकॉर्ड किया। एक सवाल हम उनसे पूछा कि आपका क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा मिला, फेसबुक को ज्यादा फायदा मिला या भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा मिला ये संपर्क से? तो विनीत जी ने जवाब दिया, यू कुड से वी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक एक दूसरे के साथ जो संपर्क हुई है ये दोनों को फायदा मिला। और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो लेख छपा है इसमें नया क्या है कि व्हाट्सएप का और फेसबुक का जो खुद जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कहेंगे, जो अधिनियम कहेंगे, उसका उल्लंघन हुई कि नहीं ये सवाल उठता है। फेसबुक के अंदर जो उनके कर्मचारी है वो समझते हैं कि हाँ ये उल्लंघन हुई है, ये जो सूचना है घृणा भरा हिंसा भरा सूचना है। मगर आखी दास जी उन्होंने कहा ये हम हटाएंगे मत, क्योंकि ये हमारा कारोबार के ऊपर असर पड़ेगा, हमारा कारोबार का नुकसान हो सकता है। यही नया है। एक चीज और भी नया है कि जब जैसे आपने जेफ हॉर्विट्ज का नाम किया और मेरे साथ भी संपर्क किया था, उन्होंने जब सवाल उठाया फेसबुक को कि ऐसे सारा आप उदाहरण दिए, 1 2 3 4 उदाहरण दिया, वो कहा इसमें घृणा भरा है, ये हेटफुल स्पीच है, ये इन्फ्लेमेटरी स्पीच है, ये सूचना हिंदू मुसलमान दंगा हो सकता है, लोग अगर पढ़ेंगे, आप इनको हटा दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए क्यों अभी भी है। तो सवाल का जवाब नहीं दिया, लेख का प्रकाशन के पहले ही वो सारे पोस्ट उन्होंने निकाल दिया। इसका मतलब प्रकाश करने के पहले ये सारे जो हेटफुल पोस्ट है, जो इन्फ्लेमेटरी पोस्ट है, इन्होंने निकाल दिया। ये मैं समझता हूं जो फेसबुक का जो लेख आया है, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। मगर फेसबुक, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व में अलग अलग जगह का दक्षिणपंथी राजनेता को कैसे मदद करते हैं, ये कहानी नया नहीं। ठीक। परंजय सर की बात को एक्चुअली परंजय दा की बात को लेकर साकिब मेरा सवाल एक बार मैं बीच में 1 मिनट हाँ। के लिए थोड़ा सा मैं आपको Sorry. पूछना चाहता हूँ। परंजय दा ने जिस किताब का नाम दिया, एक बार मैं उसको दोहरा देना चाहता हूँ क्योंकि जी उसके बिल्कुल। बारे में बात हुई। तो द रियल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया, हाउ सोशल मीडिया हैव बिकम अ weapon and disseminator of disinformation and falsehood। ये किताब जो है खुद से पब्लिश की है परंजय दा ने, और इसको आप ऑनलाइन जो है खरीद सकते हैं। इसका किंडल एडिशन भी है, मेरे ख्याल से 225 रुपए का, 225 रुपए के आसपास का है, और 290 रुपए के आसपास का पेपर बैक एडिशन है। और 345 रुपया जी, और किंडल में लेंगे तो इससे कम है। मैं इतना आपने हमें विज्ञापन आपने दिया मेरा किताब का, नहीं, इसलिए कि जो इंस्क्राइब्ड, एक मिनट जो इंस्क्राइब्ड कॉपी चाह रहे उसको कहिए हमको लिखने के लिए परंजॉय PARANJOY@gmail.com या मेरा वेबसाइट में चले जाइए जी, मैं साइन करके दे दूंगा, मगर आपका देना चाहिए। नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आपकी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में आके किताब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये कई बार होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बता दें। अमेज़न में मिल रहा है, फेसबुक में मिल रहा है, मेरा अपने वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है सौम्या कि हम ये जो फेसबुक वाले विवाद को लेकर सारी बात कर रहे हैं वो हम फेसबुक पर ही कर रहे हैं फिलहाल। अलग आयरनी है ये। आप जी साकिब, तो मेरा सवाल ये है, मैं थोड़ा एक्चुअली एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट न्यूज जो बहुत लॉन्ग अवेटेड मुझे ऐसा लगता था। आज बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने शायद अन्ना हजारे से रिक्वेस्ट करी अपने आप उस यूनिट को ज्वाइन करने के लिए, आपके अगेंस्ट एक मूवमेंट के लिए। तो लाइफ हैज कम फुल सर्कल। पर इसी न्यूज के साथ फेसबुक की एंट्री इंडिया में शायद 2011 में हुई थी, हैदराबाद में जब उनके हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुए थे 2011 में। एंड 2011-12 वो टाइम है जब ये मूवमेंट जो था, अन्ना हजारे मूवमेंट कहेंगे, एंटी करप्शन मूवमेंट कहेंगे, एकदम पीक पर था। उस नेक्सस को, उस लॉन्ग टर्म नेक्सस को एक्सप्लेन करते हुए, जो 2011-12 से शायद स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि एकदम अभी बहुत नई बात है,
वहां से लेके जो आपने अभी रिसेंटली जो आपके ट्वीट्स हैं इन सब के बारे में, आप उस सबको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नेक्सस की बात आपने कही है, ये नेक्सस, इसका प्रेपरेशन नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेसी का जो जो ग्राउंड वर्क था, वो ग्राउंड वर्क शुरू हुआ था 2008 में। 2008 से 9 के दरमियान ये ग्राउंड वर्क लगाने के लिए शुरुआत की गई थी। तो आपके जो ये अलग से आईटी सेल्स हैं, या ये जो क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं, इसका प्रेपरेशन उन्होंने अबाउट 2008-2009 के आसपास शुरू किया था। The person who did it, I don't want to name him because he's not associated anymore right now with them. But this is ये शुरुआत तभी हुई थी। जी। 2011 में ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो ड्रामा हुआ था, उस समय ये पीक होने लगा। ये कोवर्ट मूवमेंट जो था, उस समय इनका सोशल मीडिया नेटवर्क आउटरीच जो है वो उस समय में पीक होने लगा था, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। बिकॉज फेसबुक कभी भी नेसेंट स्टेजेस में था। जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो फेसबुक पे थे, लेकिन फेसबुक इतना मास मीडियम कभी हुआ नहीं था जितना कि आज है। बट व्हाट्सएप तब तक काफी प्रोमिनेंट हो चुका था, क्योंकि व्हाट्सएप का लॉन्च ही इंडिया में कुछ लगभग 2008 या 9 के आसपास हुआ था। तो ये अन्ना हजारे मूवमेंट जो था, इसी समय जो इनकम्बेंट यूपीए गवर्नमेंट तभी था, उसके खिलाफ जो कोई भी आवाज इन्होंने उठाई, ये कहते हैं, या जो कोई भी तभी प्रोटेस्ट किया गया, तो सबके मैसेजेस, सबका नेटवर्किंग जो होता था, ये व्हाट्सएप के जरिए से बहुत बड़े प्रमाण में होता था। और इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि जिन लोगों ने तभी एक टीम अन्ना ने एक मिस कॉल कैंपेन चलाया था कि इस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाइए। तो जिन जिन लोगों ने उस नंबर पे मिस कॉल दिया था, अचानक 2013 से उन नंबर्स पे नरेंद्र मोदी जी का प्रोपेगेंडा लोगों के व्हाट्सएप पे आने लगा। जब प्रोपेगेंडा आने लगा तो काफी लोगों ने सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने भी तभी, क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी अलग से ब्रांच आउट हो चुकी थी, तो उनपे भी क्वेश्चंस उठाए गए थे कि हमने आपके कैंपेन्स के लिए साइन किया था और ये हमें प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी का आ रहा है। तो बाद में पता चला कि टीम अन्ना और नरेंद्र मोदी का कैंपेन हैंडल करने वाली कंपनी एक ही थी। और जो डेटा यहां से गैदर किया गया, ये अन्ना हजारे मूवमेंट के थ्रू, वो डेटा नरेंद्र मोदी के कैंपेन के प्रोपेगेंडा के लिए डिप्लॉय किया गया था, सेम डेटा उसी समय। तो ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप का स्पेसिफिकली हिस्ट्री, तभी व्हाट्सएप फेसबुक का पार्ट नहीं था हालांकि, तो ये व्हाट्सएप का हिस्ट्री तभी से रहा है अराउंड 2014 तक। अब तरुण जी ने तो इसमें काफी गहरे में जाके रिसर्च किया है कि उस समय जिन्होंने व्हाट्सएप के आईटी सेल्स को ट्रेन किया, जिन्होंने ये व्हाट्सएप आईटी सेल्स खड़े करने में मदद किया, उनमें से ऐसी भी एक शख्स है जो आज फेसबुक में अंकित दास के साथ काम करते हैं। परमजय जी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बट ये प्रोसेस जो था, this process was done by a bunch of individuals, and all these individuals, ये सब लोग जो है, इनको बाद में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑप्ट कर दिया, लेकिन इनका जेनेसिस, इनकी शुरुआत जो हुई थी, ये नरेंद्र मोदी कैंपेन के साथ हुई थी। दूसरा, अंकित दास को भी इंसिडेंटली फेसबुक का पॉलिसी हेड अपॉइंट किया गया था 2012 में। 2012 में जब ये प्रोटेस्ट पीक पे आए थे, जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन एकदम पीक में चल रहा था, तभी इनको अपॉइंट किया गया था एज अ पॉलिसी हेड। तो भले ही अपॉइंटमेंट जब यूपीए गवर्नमेंट था तभी फेसबुक ने इनको अपॉइंट किया होगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके से किया था कि तभी आइडिया आ चुकी थी कि नरेंद्र मोदी भले मेजॉरिटी नहीं जीते थे, कि तो इलेक्शन तो जीत के आएंगे। ये तब तक पिक्चर काफी क्लियर होने लगा था जब अंकित दास को अपॉइंट किया गया। तो कहीं से फेसबुक का काफी स्ट्रेटेजिक मूव था। 2012-13 के आसपास उन्हें अपॉइंट किया गया और अभी 7 साल हो चुके हैं उन्हें उसी पोजीशन में। तो ये इकोसिस्टम की शुरुआत जो है, ये अन्ना हजारे मूवमेंट के आसपास से हुई थी। प्रेपरेशन 2008 में भले शुरू हुआ हो इसका ग्राउंड वर्क, लेकिन इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो था, स्पेशली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर, ये एग्जीक्यूशन शुरू हो गया था 2012। और 2012 के बाद में ये इकोसिस्टम डे बाय डे स्ट्रांग ही होते चला गया है। आप एक बात भी नोटिस करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये फेसबुक के अंदर आते हैं, एंड द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ट्विटर। जब नरेंद्र मोदी ने भी कैलिफोर्निया विजिट किया था, वो फेसबुक के हेडक्वार्टर्स गए थे, वो ट्विटर के हेडक्वार्टर्स गए नहीं थे। तो ये जो स्पेशल रिलेशनशिप जो रहा है, जब मार्क जकरबर्ग इनका ऐसे तो भी उन्होंने क्वेश्चन दी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, तो ये इनका ये जो गहरा रिश्ता है, ये काफी समय से चलता आ रहा है।
ये परंजॉय जी जैसे जर्नलिस्ट ने भी एक्सपोज कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी अभी आ रहा है। लेकिन ये इंडिया कनेक्शन जो है ये अभी भी हम अभी इसे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कोई बहुत शॉकिंग चीज है, बट फेसबुक का गवर्नमेंट्स के साथ में एंड स्पेशली राइट विंग ग्रुप्स के साथ में जो कनेक्शन रहा है, इसके ऊपर काफी चर्चा। ये 2016 के यूएस इलेक्शंस के समय भी हुई थी, जब देखा गया था कि फेसबुक का इस्तेमाल कैंपेन के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हेल्प करने के लिए किया गया था। सो फेसबुक को काफी सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इंडिया में अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इंडिया में अभी शुरू हुआ है, ये काफी साल से, काफी समय से शुरू था, बस उसकी चर्चा भी हमने शुरू कर दी है। और वो चर्चा शुरू करते ही बीजेपी को तकलीफ होने लगी है। अब देखेंगे कि जैसे जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिर्फ फेसबुक को समन्स भेजा, तो तुरंत बीजेपी ने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद आते हैं, फेसबुक कोई स्टेटमेंट देता नहीं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जैसे कि भाई उनकी कंपनी हो और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, इस तरीके से आके वो स्पोक्स पर्सन की तरह फेसबुक को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कोल्यूजन जो है अभी सामने आया है, कोई अंक अभी हमारे सामने दिखने लगे हैं, लेकिन ये चल काफी समय से रहा है। मैं दो चार बात जोड़ना चाहता हूँ जी बिल्कुल। साकेत ने कहा। मैं पहले सौम्या से कहना चाहता हूँ कि ये आपने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना हजारे जी को कहा कि आइए घर वापसी, मगर मेरा कहना था जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी आरएसएस का कुछ लोग और आप भूलिए मत बाबा रामदेव जी भी ये आंदोलन के साथ एक संपर्क था। तो ये बीजेपी, आरएसएस, बाबा रामदेव, इनका जो ये मूवमेंट के साथ संपर्क ये काफी पुराने हैं। जैसे साकेत ने कहा, ये फेसबुक, व्हाट्सएप का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ काफी दिन पहले, जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नाम नहीं किया, मगर इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है, मैं नाम करके बता देता हूँ। एक व्यक्ति जो आज उनको समर्थन नहीं करते हैं, वो उनको बहुत मदद किया, उनका नाम है राजेश जैन। वो मुंबई का एक बहुत बड़े कारोबार चलाते हैं, एक बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति है। उन्होंने काफी मदद किया। अलग बात है कि आजकल वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे, वो अलग बात है। और जो एक व्यक्ति जो एक तरह से मोदी जी का सारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सूचना प्रयुक्ति का सलाहकार है, उनका नाम है डॉक्टर हिरेन जोशी। आज वो प्रधानमंत्री का दफ्तर में एक सलाहकार है। इससे पहले वो ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। उनका संपर्क वो गांधीनगर से शुरू की थी, इसके बारे में भी हमने लिखा। ऐसे और भी लोग हैं, जैसे अरविंद गुप्ता जी, अमित मालविया जी, और इन लोग के बीच जो एक विशेष संपर्क है, जैसे साकेत ने बताया, इसका कोई देयर इज नो डिनायल। जैसे एक और हम उदाहरण देते हैं, शिवनाथ ठुकराल, वो एक समय एसआर ग्रुप में काम किया था, फिर कार्नेगी फाउंडेशन में काम किया, और अब वो एक तरह से आखी दास जी के नीचे है, वो नंबर 2 पोजीशन में है फेसबुक में। उन्होंने भी 2014 का आम चुनाव के पहले एक वेबसाइट था मेरा भरोसा करके, उसके साथ शिवनाथ जी का काफी एक घनिष्ठ संपर्क था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? भारतवर्ष में कितने लोग हैं? 135 करोड़ लोग हैं। हमारे देश में कितने सब्सक्राइबर्स हैं? जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं 115 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, यानी कि सिम, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि बहुत सारे जगह है, इलाका है भारतवर्ष में कि लोगों से ज्यादा सिम है। हमारे पास कितने मोबाइल फोन्स है, सेलुलर फोन्स है, चलायमान दूरभाष यंत्र, लगभग 75 करोड़ के आसपास लगभग। और इसमें कितने ऐसे मोबाइल फोन है जिसके साथ वो इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप खुद कहते हैं 40 करोड़ उपभोक्ता है भारतवर्ष में जो आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में कितने लोग हैं वोटर? 90 करोड़ है, जो जिनका उम्र 18 साल से ऊपर था 1 जनवरी 2019 में, जो
19 का लोकसभा चुनाव में दे वर एलिजिबल First time. तो दिस टेल्स यू हाउ बिग इट इज। और रवीश कुमार जी है ना, जो एनडीटीवी इंडिया का टेलीविजन संचालक है, वो बार बार कहते हैं हमारे देश में बहुत युवाओं हैं जिसको सौभाग्य ने मिला शिक्षा मिलने के लिए, अच्छे शिक्षक के पास, अच्छा शिक्षा संस्था के पास, उसका आज शिक्षा हो रहे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में, जहां नफरत वाले, घृणा वाला, झूठे खबर, अर्ध सत्य, अश्लील तस्वीर, कुछ भी कहिए, ये सारी चीज वितरण हो रहे थे, आज भी हो रहे, और इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, तो मैं एक बात तो मैं ये सोच रहा था कि दरअसल ये फेक न्यूज़ की शुरुआत मुझे लगता है अन्ना आंदोलन से हुई थी। अन्ना आंदोलन पहली फेक न्यूज़ था जिसका शिकार हम में से बहुत सारे लोग हुए। इसको अब बहुत सारे लोगों को अब मान लेना चाहिए ये कि वो शिकार हुए। और अभी परंजोदा ने राजेश जैन की बात की, तो मैं जो लोग देख रहे हैं उनको ये एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ कि राजेश जैन एक वक्त में जो भारतीय जो आईटी मूवमेंट था, जो ब्लूमिंग आईटी सेक्टर था, उसके पोस्टर बॉय की तरह देखे जाते थे, बहुत मशहूर थे। और एक कंपनी ने बनवाई थी नेटकोर नाम की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मार्केटिंग पे काम करती थी। और उनकी वेबसाइट जो है, एक इनकी वेबसाइट थी इंडिया वर्ल्ड नाम की, जो उन्होंने 500 करोड़ रुपए में बेची थी और बहुत चर्चा में आए थे। और उसके बाद ये बीजेपी के साथ गए। बीजेपी की आईटी सेल को बनाने वाले दो लोगों में जो दोनों मेन लोग थे, वो अब दोनों ही जो है किनारा कर चुके हैं, प्रद्युत बोरा और राजेश जैन, ये दो लोग मेन लोग थे। तो अब रोजदा, मेरा सवाल जहां से मैंने शुरू किया था, अभी तो बात फेसबुक की हो रही है, लेकिन लगभग ठीक अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले यही आरोप जो है वो ट्विटर पे भी लगे थे। और बहुत सारे लोग ट्विटर छोड़ के ओपन प्लेटफॉर्म जो है वहां चले गए थे। मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, साकेत को शायद याद होगा। क्या दोनों बड़े, जी साकेत, मैस्टरडॉन की बात कर रहे होंगे आप? हाँ, तो परंजोदा, क्या दोनों ही जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हैं, या फेसबुक ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, ट्विटर जो है वो कंफ्यूज है? क्या लगता है? ये बहुत कठिन सवाल आपने उठाया। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए, मगर उससे पहले हम 2 कदम पीछे जाने चाहते हैं। पहला बात ये फेक न्यूज अन्ना मूवमेंट से शुरू नहीं हुआ, इसका इतिहास बहुत लंबा है, बहुत दशक क्या, बहुत सेंचुरीज ओल्ड है। बहुत पीछे आप चले जाएंगे तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलेगा, गलत खबर, झूठा खबर, र्यूमर्स, एकदम अलग अलग चीज मिलेगा। फर्क क्या है? फर्क है आज जो टेक्नोलॉजी का युग में, ये सूचना प्रयुक्ति का जो नया युग है, ये सोशल मीडिया का युग में, जिस रफ्तार से सूचना एक व्यक्ति से लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, इस रफ्तार, द स्केल एंड द स्पीड, ये इसमें बहुत फर्क आ गया। ये पहला बात है। तो जैसे आपको कहा, आप भारतवर्ष में 40 करोड़ व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। दूसरी बात है, राजेश जैन के बात है, हम लोग कोशिश किया उनसे बात करने के लिए, वो बात नहीं किया हमारे साथ। उनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। प्रद्युत बोरा हमारे साथ बात किया, उनके ऊपर भी एक चैप्टर है। तो ये जो 499 करोड़ पैसा इन्होंने मिला, हमने लिखा इसमें किस तरह से राजेश जैन भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, किस तरह से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में उसको डायरेक्टर बना गया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप कह सकते हैं कि राजेश जैन ही इज अ टेक्नोलॉजी पर्सन, ही इज अ कंप्यूटर पर्सन, वो क्यों एक बिजली उत्पादन कंपनी में उसको निर्देशक बनाया? ये सवाल लोग उठा सकते हैं, जैसे लोग उठा सकते हैं कि हमारे डॉक्टर संबित पात्रा जी क्यों ONGC में निर्देशक बन गया, वो अलग बात है। मगर आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं देने का कोशिश करूंगा। ट्विटर और फेसबुक, ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इनका मालिकाना भी अलग है। कुछ दिन पहले अमेरिका में जब ये जॉर्ज फ्लॉयड का हत्या के बाद एक बहुत सारे शहर में एक आंदोलन चला, ब्लैक लाइव्स मैटर, और उस समय
अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पोस्ट्स किया और कुछ मैसेजेस किया। वो ट्विटर बहुत पसंद करते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे ट्वीट करते हैं, कोई बात नहीं। तो ट्रंप जब ये कुछ ट्वीट किया तो ट्विटर कहा कि हम नहीं दे, हम ये इसका उसको अनुमति नहीं देंगे ये ट्वीट वितरण करने के लिए। अमेरिका का राष्ट्रपति का ट्वीट ट्विटर बोला हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? कारण क्या था कि इस ट्वीट अगर कोई पढ़ेंगे तो एक हिंसा फैलने का एक संभावना है, नफरत फैलने का संभावना है। पुलिस वालों जिस तरह से लोगों के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें एक सामाजिक अस्थिरता होने का एक संभावना है। जो हमारे देश में भी इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें लिखा है व्हाट इज हेट स्पीच। वो नफरत भरा, घृणा भरा सूचना क्या है कि प्रोमोट्स एनमिटी अमंग सोशल क्लासेस। अगर हिंदू मुसलमान दंगा लग जाते हैं, आपको मालूम है कि भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों में हर हिंदू मुसलमान दंगा, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, बेंगलुरु, ऐसे कोई भी कम्युनल राइट नहीं है जिसके पीछे कोई फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। 30 से ऊपर मॉब लिंचिंग केसेस हुए हैं भारतवर्ष में, अलग अलग जगह में, कर्नाटक में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। हर केस में एक व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज। तो मेरा कहना है ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था, ये ट्विटर अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दिया, मगर फेसबुक ने ना नहीं कहा और फेसबुक के कुछ कर्मचारी इसका विरोध किया, बोला ऐसा करना नहीं चाहिए, आप क्यों किया। मगर इनका बात जुकरबर्ग जी और उनका जो डेप्यूटी है मिस शेरिल सैंडबर्ग माना नहीं। एक चिट्ठी तो तो ये अभी समझते भी- हैं एक चिट्ठी तो कुछ अभी भी लिखी फर्क गई है मेरा लगता है। जी जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। जी देखिए, प्लेटफॉर्म जिस तरीके से डिजाइंड है उसमें बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। फेसबुक का जो हेट कंटेंट जो आता है या मैक्सिमम कंटेंट जो स्प्रेड होता है, जी आप व्हाट्सएप पे भी देखेंगे कोई व्हाट्सएप स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करने वाले बहुत कम है। ये फेसबुक पे पहले आता है और वहां से उठा के फॉरवर्ड किया जाता है। जी लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि ट्विटर पे हाँ, आपके पास अगर एक ब्रूट फोर्स होगा, एक आईटी सेल होगा जैसे बीजेपी के पास है, जी तो आप कुछ समय के लिए शोर कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी ला सकते हैं, चीजें प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फेसबुक में कॉन्सेप्ट है जो है ग्रुप्स। फेसबुक में अलग टाइप के आप ग्रुप्स बना सकते हो। उनमें से कुछ ग्रुप्स होते हैं वो सीक्रेट ग्रुप भी आप कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप भी आप कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कई लाख, मतलब 200,000, मतलब 2 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, इतनी संख्या में लोग काफी सारे ग्रुप्स में हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहता हूं, देयर आर ग्रुप्स कॉल्ड नमो अगेन 2024 एंड माय फर्स्ट वोट फॉर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल फैंस, इस टाइप के काफी सारे ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप्स का कंटेंट जो होता है इससे बाहर वालों को एक्सेस नहीं होता है, अनलाइक ट्विटर जहां पे अगर मैं कुछ पोस्ट करूंगा, कोई मुझे फॉलो करे ना करे, वो मेरे प्रोफाइल पे, मेरे टाइमलाइन पे आके मैंने क्या कंटेंट डाला है वो देख सकता है। तो एक ऑर्गेनाइज, अगर आपने ट्विटर पे ऑर्गेनाइज होने की भी कोशिश की तो काफी पब्लिक व्यू में होता है कि यार भैया देखो ये सब लोग साथ में एक हैशटैग यूज कर रहे हैं, आप एक लिंक जोड़ सकते हो। ये फेसबुक ग्रुप्स जो है जहां पे एक एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं कि 2-4 लाख लोग इस ग्रुप के अंदर होंगे, ऐसा कम्युनल कंटेंट का डिस्कशन होगा, वहां पे प्लानिंग होगी कि हम किसी पर जाके मास अटैक भी करेंगे। तो जैसे अगर किसी को टारगेट करना होगा, इस ग्रुप पे मैसेज डाला जाएगा कि ये प्रोफाइल है, यहाँ पे जाके आप इस महिला को या इस सज्जन को आप जाके यहाँ पे धमकियां दीजिए, आप उनको उनके पिक्चर्स को लीक कीजिए, और एक अचानक से एक झुंड सा आके आपके प्रोफाइल पे डिसेंड होगा। मतलब 300-400 लोग मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सोर्स क्या है इस अटैक का या इस कंटेंट का सोर्स क्या है। तो फेसबुक पे वो सोर्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन ग्रुप्स की वजह से। एक रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूं कि फेसबुक की पॉलिसीज से ग्राउंड लेवल इफेक्ट कैसे होता है। जब रिसेंटली ऑफेंसिव पोस्ट बैंगलोर में आया था फेसबुक में, जिसकी वजह से बाद में कहते कि बैंगलोर में दंगे हुए, वो फेसबुक पोस्ट दंगों से पहले 6 से 7 दिन तक फेसबुक पर था। काफी लोग उसे रिपोर्ट भी कर चुके थे, लेकिन फेसबुक ने वो पोस्ट डिलीट किया नहीं। मतलब इस्लामिक सेंटिमेंट्स को ठोस पहुंचाने वाला एक कंटेंट पीस था और वो फेसबुक ने रिमूव नहीं किया। और बाद में उसका हशर हमने देखा कि कब जाके कम्युनल फैब्रिक पे उसका कितना असर हुआ, बाहर जाके राइट्स हुए, बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो गया।
तो अगेन वहां पे फेसबुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेंट निकाला क्यों नहीं, और दूसरी बात इन कंटेंट पीसेस का सोर्स क्या है। ये कंटेंट पीसेस सब क्लोज ग्रुप्स में से आता है, फिर कुछ जाके पेजेस पे जाता है, कुछ लोग अपने प्रोफाइल पे जाते हैं, और मैक्सिमम ये सर्कुलेट किया जाता है व्हाट्सएप पे। तो ये क्लोज ग्रुप्स होने के कारण व्हाट्सएप पे भी आज कितने सारे ग्रुप्स हैं जहां पे आपको 150-200 मेंबर दिखेंगे, लेकिन वो कंटेंट सिर्फ उनके बीच में होता है, प्रोड्यूस होता है, और आगे जाके ग्रुप टू ग्रुप वो डिसेमिनेट होता है। तो ये जो फॉलो द ट्रेल ऑफ द कंटेंट बोलता है ना, कल किसी ने इन्वेस्टिगेट भी करने की कोशिश की तो उसकी कोई जो कड़ी है वो जैसे ट्विटर पे आसानी से मिलती है, वैसे फेसबुक पे उसका सोर्स और उसका ओरिजिन आसानी से मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कंटेंट ज्यादा जल्दी वायरल हो जाता है। मैं साकिब जो कहा, मैं आप लोग को 4-5 उदाहरण देना चाहता हूं, जस्ट टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट। भारतवर्ष से भी उदाहरण और विश्व से भी मैं उदाहरण देता हूं। प्लीज प्लीज। न्यूजीलैंड का राजधानी क्राइस्ट चर्च में एक व्यक्ति मस्जिद के बाहर 50 से 51 लोगों को हत्या किया गया, और सारी ये घटना फेसबुक के ऊपर लाइव दिखाया गया। तो इसमें तो लोग बहुत नाराज हो गए थे और बहुत इसका लोगों ने टिप्पणी किया, आलोचना किया, और फेसबुक बाद में माफी भी मांगी। एक बार और फेसबुक माफी मांगा था जब म्यांमार में, जैसे इससे पहले आप लोग ने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कहा, व्हाट्सएप में जो घृणा भरा नफरत वाला खबर था, एक तरह से जेनोसाइड या पोग्रोम हुई थी, और इसके ऊपर वहां के लोग को मालूम था। जब ये इस विषय के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा, तो फिर यूनाइटेड नेशंस की एक जांच हुई थी, और यूनाइटेड नेशंस की एक सीनियर ऑफिशियल जाके एक रिपोर्ट पेश किया, और उन्होंने कहा कि नफरत भला झूठा खबर ये रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुआ, इसीलिए बहुत ऐसे रोहिंग्या मुसलमान को हत्या किया गया। और फिर बाद में फेसबुक ने माफी भी मांग लिया। भारतवर्ष में 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले राजस्थान का राजसमंद जिला में एक व्यक्ति शंभूलाल रेगर, वो आज जेल के अंदर है, वो एक मुसलमान प्रवासी मजदूर को हत्या की। और ये जो एक हॉरिबल हॉरिफाइंग ये जो दृश्य, किसी ने, उनका कोई कहते हैं उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ये वीडियोग्राफ किया, एक मोबाइल फोन में सब कुछ दिखा, और फिर इसका वितरण किया। तो एक तो हमारे समाज का क्या स्थिति हो गया, ये भी एक छवि आप देख रहे हैं। मगर जब व्हाट्सएप को पुलिस वालों ने पूछा कि कौन किया ये कौन सा नंबर से किया, किसको वितरण किया, कौन इसको शेयर किया, व्हाट्सएप बोला हमको मालूम नहीं है, हमारा जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है हमें मालूम नहीं है कौन क्या पोस्ट करते हैं, क्या सूचना देते हैं, क्या पिक्चर्स देते हैं, क्या वीडियोस देते हैं। फेसबुक बोला हमें मालूम नहीं है, कहां जाते हैं ये भी हमें मालूम नहीं है। और ये जो साकेत अभी कहा, ग्रुप के पहले आप पहले 100 लोग थे, अभी 250 के ऊपर एक ग्रुप के साइज हो सकता है। इस समय एक बार था कि आप एक वन एट अ टाइम यू कैन फॉरवर्ड अ मैसेज, आप 5 कर दिया, ये रिस्ट्रिक्शंस आ गया। मगर एक ग्रुप में आपका 250 लोग होता, 5 ग्रुप में आपको 1250 से ऊपर है। तो मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं किस तरह से ये व्हाट्सएप दुरुपयोग हो रहा है और इसका क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ आप क्या पोशाक पहन रहे हैं, क्या तस्वीर, कौन सा रंग आपको पसंद है, कौन सा गाना आपको पसंद है, कौन सा फिल्म आपको पसंद है, कौन सा एक्टर पसंद है, आपका हर व्यवहार, आपका राजनीतिक विचारधारा, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण, इसके ऊपर भी कैसा असर पड़ रहा है। ये उदाहरण है 22 सितंबर 2018 कोटा राजस्थान में अमित शाह जी, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो हमारे देश के गृह मंत्री नहीं बना था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को एक पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे थे, एक सार्वजनिक मंच से। ये सारी चीज आप यूट्यूब में मिल जाएगा। एक बड़ा अजीब सा उन्होंने बात किया कि हमने कुछ भी सूचना को वायरल कर सकते हैं, खट्टा या मीठा, सच या झूठ। वी आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनी मैसेज वी वांट टू द पब्लिक, वेदर स्वीट और सार, ट्रू और फेक। ये
किस समय ये सब किया था? फरवरी मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, आप सब जानते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे और उन्होंने खुद कहा कि 32 लाख लोगों के पास हर सुबह एक सूचना जाते थे। और ये सबसे आयरॉनिकल है, सच क्या है, सच समझ लीजिए, नो द ट्रुथ। और उस समय एक व्यक्ति ने एक एकदम झूठा फैब्रिकेटेड फेक एक खबर वितरण किया कि उस समय उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना पिताजी मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। एकदम फेक था। और ये झूठा खबर अमित शाह जी के पास भी पहुंच गया। तो फिर अमित शाह ने बोला कि एक माहौल तैयार हो गया, एन एनवायरनमेंट हैड बीन क्रिएटेड, और लोग हंस रहे थे। मगर अमित शाह जी ने कहा ये आपको करना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए, आप तो कर सकते हैं मगर करना चाहिए मत कीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज समथिंग वर्थ डूइंग बट डोंट डू इट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज द काइंड, दिस इज, आप खुद जाके YouTube में देखिए, अखबार में पढ़िए, ये सब आपके सामने आप देखेंगे। दिस वाज अ पब्लिक स्टेटमेंट। जस्ट दीज आर सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू ऑफ किस तरह से व्हाट्सएप का दुरुपयोग होता और राजनीतिक कारण के लिए भी इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐड टू दिस एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब राजनीति की बात आती है तब 2017 में फेसबुक ने पार्टनरशिप की थी भारत के चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और जो फेसबुक यूज करते, आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर एक बटन आ रहा था, आर यू गोइंग टू वोट इन द अपकमिंग इलेक्शन। इसके पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था, रजिस्टर टू बी अ वोटर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन के रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाता है। अब ये एल्गोरिथम्स की बात अगर आप देखने जाएं, और जब अभी फेसबुक में बीजेपी के साथ कोल्यूजन पे जब सवाल उठे हैं, तो एक सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए कि आपको जब फेसबुक पे ये बटन दिखता है, आर यू वोटिंग इन द अपकमिंग इलेक्शन, आर यू फर्स्ट टाइम वोटर, आप उस पर क्लिक करते हैं। नाउ फेसबुक को आपके ऊपर ऑलरेडी डिटेल प्रोफाइल है कि आपके आइडियोलॉजी किस तरीके की, आपके चॉइसेस क्या है। अब उनको पता चला फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर इज अ बिग चंक इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन। आप फर्स्ट टाइम वोटर है जैसे पता चला, फेसबुक के पास अपने एल्गोरिदम ट्वीक करने की कैपेसिटी है। ये खुद फेसबुक एडमिट कर चुका है। फेसबुक ने कुछ साल पहले एक स्टडी की थी जहां पे उन्होंने कहा था कि हमने जानबूझ के कुछ लोगों को एक हंसी खुशी वाला कंटेंट दिखाया तो उनका मूड अच्छा हो गया, और कुछ लोगों को जानबूझ के हमने कोई इमोशनल या सैड कंटेंट दिखाया तो उनके मूड के ऊपर असर हुआ। तो ये फेसबुक ने स्टडी की थी, बाद में माफी भी मांगी उसके लिए कि लोगों का न्यूज फीड हमने ट्वीट किया था। अब सोचिए अगर फेसबुक के आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है और फेसबुक जानता है कि आप वोटर कहां के हो, आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो अपकमिंग इलेक्शन में, अगर किसी पार्टी के साथ कोल्यूजन फेसबुक का होगा तो उस पार्टी का प्रोपेगेंडा एल्गोरिदम ट्वीट करके आपको बार बार दिखाना ही फेसबुक के लिए कितना आसान है। ये ट्विटर या अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक के पास आपके बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं, और इस तरीके से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर भी सवाल उठाता है। ये बहुत दिलचस्प साकेत आपने जो बात कही अभी, इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं कि फेसबुक पे जो है वो मार्क योरसेल्फ सेफ का एक वो जो शुरू हुआ था प्रोसेस, तो वो शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था वो वहां से शुरू हुआ था इनिशियली, राइट, कि अपने आप को सेफ मार्क कीजिए। लेकिन आज की हालत ये है कि मुंबई में 4 दिन बारिश हो जाती है और कोई बाढ़ नहीं आती है, कोई वैसा खतरा नहीं होता है, तब भी फेसबुक पे मुंबई रेंज में सेफ मार्क करने से लेकर के कहीं थोड़ी बारिश हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, हर छोटी से छोटी चीज में मार्क सेव करने का ऑप्शन आता है। और इन सब चीजों से आप अपना डेटा उनको हर बार दे रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं दे रहे हैं, आप अपना टोपोलॉजिकल डेटा भी दे रहे हैं उनको, डेमोग्राफिक डेटा भी दे रहे हैं कि आप किस इलाके में हैं, आप वहां पे सेफ है नहीं सेफ है, तो ये सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी सौम्या जी, सौम्या एक्चुअली आप दोनों ने परंजोदय और साकेत, आप दोनों ने स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक मेंशन किया कि कैसे ग्रुप्स होते हैं, और व्हाट्सएप के बारे में भी मेंशन किया। बट ये मेरा एक सवाल तो थोड़ा मैं इसी हाँ करिए, मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूं जो अभी अभी साकेत ने कहा। हाँ आप सवाल उठाइए जरूर जी। तो ये मीडियम की बात है, एंड ऑफ कोर्स मीडियम प्लेज अ रोल, बिल्कुल इस बात से कोई डाउट नहीं, आप लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट मैं एक्चुअली नैरेटिव पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि
नैरेटिव जो स्प्रेड होता है उसको एक्सेप्ट जो लोग करते हैं, वहां पे मोटिवेटेड रीजनिंग, कंफर्मेशन बायस, सेलियंस, पता नहीं तमाम तरह की चीज जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में लिख चुके हैं वो काम करते हैं। तो मैं चिकन एग एंड एग प्रॉब्लम पे जाना चाहती हूँ कि पहले नैरेटिव्स आर द बिगर प्रॉब्लम दैट वी शुड बी डीलिंग विद, और हम ये सोशल मीडिया वाली चीज के ऊपर इतना जो एम्पलीफाई करता है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि ये नैरेटिव्स पहले से एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सडनली नई चीजें आई हैं राम के बारे में या मोदी जी के बारे में किस। तो मैं एक्चुअली उस नैरेटिव पे जाना चाहती हूँ बिफोर इन एडिशन टू द मीडियम। देखो नैरेटिव में, सॉरी आई जस्ट वांट टू से समथिंग यार, नैरेटिव है ना, ये जब एवरी टाइम आप राइट विंग ग्रुप्स को कभी भी पूछोगे या सवाल पूछोगे, जैसे हालांकि अभी दिल्ली राइट्स पे ब्लूम्सबरी ने जो किताब विड्रॉ की, उसके ऊपर फिर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई किताब बैन नहीं हुई है, एक पब्लिशर ने स्टैंड लिया है, लेकिन ये बार बार फेसबुक के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। अभी यूएस में जैसे होलोकॉस्ट डिनायर्स, उन्होंने पीपल हैव मेड एन एक्यूजेशन कि फेसबुक पे जो जीनोसाइड हुआ था, होलोकॉस्ट डिनायर्स को काफी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, फेसबुक एक्टिविस्ट को दे रहा है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को दे रहा है। अब नैरेटिव पे सवाल उठाओगे तो ये इनका हमेशा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आपको सवाल देंगे वापस, ये कहेंगे कि हमारा ये नैरेटिव जो है ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। देखिए नैरेटिव बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी पावरफुल थिंग, नैरेटिव तो सबके पास होता है जब, लेकिन आप नैरेटिव सेट करने के लिए आपको मैकेनिज्म लगता है। फेसबुक जो शुरुआत फेसबुक की हुई, बिकॉज मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं और हमारा जो नेटवर्क है फ्रेंड्स का, हु एडेड मी ऑन फेसबुक, ये कंटेंट उनके बीच में सर्कुलेट होगा। फिर उसके बाद में फेसबुक ने आपको पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन दिया और फॉलो का बटन दिया। तो एक हमेशा का एक ह्यूमन मेंटालिटी सा होता है कि हमारे जान पहचान वाले या हमारे नेटवर्क में से जो लोग आते हैं उनसे आई हुई इंफॉर्मेशन पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपने बहुत सही कहा कि कॉन्फर्मेशन बायस भी होता है, लेकिन काफी बार लोग अपने नेटवर्क्स में से आने वाली इंफॉर्मेशन पे ज्यादा, और ये हमने रिसेंट के जो कोरोना क्राइसिस उसमें हमने देखा है कि काफी सारी आप ये जड़ी बूटी खा लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो लोग इन चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि बाहर से उनको इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो रहा है कि दे डोंट नो हाउ टू डिस्टिंग्विश द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स। तो उसमें पार्टली कॉन्फर्मेशन बायस होता है और पार्टली ये भी होता है कि यार ये मेरे ट्रस्टेड सर्कल में से आ रहा है, ये मेरे जान पहचान वाले, मेरी आइडियोलॉजी वाले, जिनके साथ मुझे बहुत एक कनेक्ट सा है और वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसे लोगों के ट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू आ रहा है। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पे सबसे वायरल कंटेंट था अमेजॉन वाइल्ड फायर। बहुत इस पे एक केस स्टडी हो चुका है, द इकोनॉमिस्ट ने केस स्टडी किया था कि अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में जाके बच्चों से भी पूछा, टीनेजर से जो एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, क्या दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्या है, वो कह रहे थे अमेजॉन वाइल्ड फायर्स। फिर ऐसे आंकड़े आने लगे कि 85% अमेजॉन का फॉरेस्ट जल चुका है, बहुत सारे फेक विजुअल्स उसमें आने लगे। लेकिन इसका रीजन ये था कि आज इंस्टाग्राम को भी आप अगर देखेंगे, लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से आने वाले कंटेंट पे विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम कनेक्शंस या अपने इंस्टाग्राम सर्कल से आने वाली इंफॉर्मेशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज आज अगर आप देखने जाए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम्स फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविज्म, कैंपेनिंग और टू स्प्रेड अ मैसेज, बिकॉज ये विजुअल मीडियम है। तो ये ट्रस्टेड चेन ऑफ नेटवर्क जो है ना, देखिए कंटेंट बाय इटसेल्फ कैन बी पावरफुल, लेकिन अगर ऑडियंस, आप एक बहुत अच्छा आप पिक्चर बनाएंगे लेकिन कोई उसे देखेगा नहीं तो उस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप एक बहुत बेहुदा पिक्चर बनाएंगे लेकिन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है कि आप लाख लाख लोगों को लाके बिठाए, तो वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाएगा। तो ये मीडियम का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। सौम्या, मैं 2-4 बात जोड़ना चाहता हूं जो अभी अभी साकेत ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ। ये जो आपने एको चेम्बर के बात किया, कॉन्फर्मेशन बायस के किया, कौन पहले आया, मुर्गी आया या अंडा आया, इस विषय के ऊपर एक ऐसा मोटा किताब है प्रोफेसर शोशाना जुबोफ की, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, किस तरह से पूंजीवाद बदल गया। आज वो आपका जो व्यवहार है, ये सारे जो सूचना है, इसमें से एक सरप्लस एक्सट्रैक्ट करके आज फेसबुक एक तरह से बेच रहे हैं। आप लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा सेवा है, हमें मुफ्त में मिल रहा है, हमारे पुराने स्कूल का मित्र का जन्मदिन हमें मालूम पड़ गया, सबको हम हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं, हमारे परिवार का जितने सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज है, पिक्चर्स है, ये हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं।
कितने अच्छे फ्री एक हमें सर्विस मिल रहा है। हमें मालूम नहीं है कि सिक्का का जो एक और पहलू है, जो हमारे हर सूचना, हम क्या पसंद करते हैं, क्या अपसंद करते हैं, सब एक तरह से इन्होंने मार्केट कर रहा है, इन्होंने बेच रहे हैं। तो आपने जैसे कहा, कोई नहीं चाहते कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अमेरिका का संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, या भारतवर्ष के जो संविधान में 19(1)(a) है, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, ये हमें चाहिए। निजता, प्राइवेसी का जरूरत है, मगर ये प्राइवेसी, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम में पर्दे के पीछे रह के आप चाहते हैं हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, कोई नहीं कर पाते, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 2-3 बात और जोड़ना चाहते हैं। ये साकेत ने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में। हमारे निर्वाचन आयोग 2019 का लोकसभा चुनाव में के पहले अपना एक समिति गठन किया था, अपने ऑफिशियल्स थे, भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय, डिपार्टमेंट से भी लोग थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये समिति का एक रिपोर्ट लिखा था कि किस तरह से पाबंदी लगाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट उन्होंने चुनाव के बाद ही लोगों के पास मिला, मगर इसमें साफ लिखा था, वो बहुत सारे राजनीतिक दल से बात किया था, बोला कि अगर आप प्रिंट मीडियम के ऊपर एक पाबंदी देगा, एक कर्फ्यू पीरियड होगा वोटिंग का 48 घंटा तक, तो ये सोशल मीडिया में आप क्यों नहीं कर पाए? और उनका कोई जवाब नहीं था। और बाद में इनका जो भी सारे जो सलाह था, जो रिकमेंडेशंस थे, वो माने नहीं। तो ये सवाल आज हमारे निर्वाचन आयोग जवाब देंगे कि नहीं, ये अलग बात है, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात है, एक नामो टीवी चैनल अचानक आ गया, कौन इसका पैसा दिया, कहां से आया, आज भी लोगों को मालूम नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी शायद मालूम नहीं है। तीसरी बात है कि आप राजनीतिक दल है, आप राजनेता है, आप चुनाव के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में खर्च कर रहे हैं, मगर आप दिखाते नहीं। तो चुनाव आयोग कैसे ये ये एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, ये भी एक सवाल उठता है। और आखिरी जो चीज मैं एक हमारा किताब से 2 पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये राजेश जैन का चैप्टर के ऊपर है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 चुनाव से ही ये जो स्ट्रेटजी है, इनका जो रणनीति है, इन्होंने किया, और उन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया, और मैं पढ़ के सुनाता हूं 2 पैराग्राफ। What was truly amazing about this database was that for the first time in India, algorithms were used to finally segment voters, not only by caste, geography, location, whether urban, semi-urban or rural, but importantly on the basis of religion. This was of great help to BJP social media managers to micro-target users of Facebook, WhatsApp, and even Twitter. और एक हमारे सोर्स उन्होंने बताया था, what was never officially disclosed was that an exhaustive and special database was built to identify Muslims and those belonging to other minority communities in the country. Thus, the BJP social media managers also knew who they should not target. फिर राजेश जैन का ये टीम, ये नंबर, दे स्टार्टेड लेयरिंग द डेटा, मोबाइल फोन का नंबर, जैसे साकेत का मिस्ड कॉल कैंपेन, and voters who expressed support, they were given a missed call requesting them to send their voter identification details, and some of them did. And interestingly, after the elections, Mr. Rajesh Jain's company NetCrore, he tried to market this voter rolls data under a brand name Radius Code, but he was not successful. ये भी हमारा किताब में लिखा हुआ है। मेरा हम लोग अपने शो के अंत की हो जा रहा है, क्योंकि पुरंजोदा को जाना भी है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, और मैं ब्रीफली इस पे एक राय चाहूंगा। ये सारी बात करने के बाद सौम्य, आपको कोई सवाल है क्या अभी? हाँ, मैं एक्चुअली परंजोदा विल बी अवेलेबल फॉर अ कपल मोर मिनट्स, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो आराम से कीजिए। तो सौम्य, आप सवाल अपना, कोई जल्दी नहीं है। मेरा सवाल मेरा थोड़ा सा एक अंत की ओर जाने वाला सवाल है, आप पूछिए। जी, ओके।
तो परंजोदा, आपने एक्चुअली शुरू में बिल्कुल मेंशन किया था आपके पहले आंसर में कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। मैं ब्रीफली, या फिर आप जैसा भी इसके आप यू डीम फिट, मैं जानना चाहती हूँ कि जो प्रोसेस होता है जिसमें दे टेक ऑफ हेट स्पीच और एक हटाते हैं पूरे पोस्ट को या जिस भी तरह का, वो प्रोसेस इटसेल्फ टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम। मतलब क्योंकि उसमें भी वेटिंग प्रोसेस होता है। दे नीड टू वेरीफाई कि एक्चुअली कंटेंट कितना वो हेट स्पीच है या किसी ने पर्सनली अपना वेनम निकाला है या कुछ भी हो सकता है उसमें। और उसी के एडिशन में कम्युनिटी सेंटर से कभी कभार डिटर करने की कोशिश की जाती है। आप ही के पीस में, न्यूज क्लिक वाले में, आई रेड कि कैरावैन के बहुत सारे पीसेस को बूस्ट नहीं करने दिया गया था। तो ये प्रोसेस के चक्कर में हाउ इजी इट हैज बिकम इन सोशल मीडिया जायंट्स के लिए किसी तरह की चीजों को प्रोपोगेट करना, या इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस इटसेल्फ? क्या ये प्रोसेस की आड़ में चीजें छुपाई जा रही है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस इटसेल्फ, कैसा हो जाता है? It's both. It's a problem in more than one front. हमारे किताब में हमने कैरावैन का एक उदाहरण दिया कि अमित शाह जी का संपत्ति के बारे में कुछ उन्होंने एक लेख लिखा, एक लेख छपा और उन्होंने फेसबुक में बूस्ट करने का कोशिश किया। और कैरावैन ने कहा कि हमारे साथ एक फेसबुक का संपर्क है, हमने बहुत पार्टनरशिप्स किया, मीटिंग्स किया, फिर भी उन्होंने बूस्ट नहीं किया, 11 दिन नहीं किया। और 11 दिन के बाद जब अनुमति मिला तब तक जो कहते हैं ना न्यूज साइकिल पुराने हो गया, सर गया था खबर। एक उदाहरण है, और भी उदाहरण है, रिफत जावेद और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल गया। ये बात है कि एक है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। आपका स्टैंडर्ड कह रहे कि ये हेट स्पीच है, ये नफरत वाले खबर है, ये झूठा खबर है, ये हिंसा भरा खबर है। और देश का कानून जो भी है वो भी है, अलग अलग देश में अलग अलग कानून होता है। हमारे देश में इंडियन पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर है। और देखिए फेसबुक का टिप्पणी बहुत जगह में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अलग अलग जगह। फिर फेसबुक ने एक समिति गठन किया, ओवरसाइट बोर्ड या ओवरसाइट कमिटी, तो जाने माने व्यक्ति विश्व का अलग अलग जगह में अलग एक ट्रस्ट फॉर्म किया। वो कैसे कर रहे नहीं कर रहे हमें मालूम नहीं है। मैं जो एक और चीज आपको कहना चाहता हूं, शायद इस विषय के ऊपर साकेत और भी कुछ कहने चाहे। बार बार फेसबुक कहते हैं कि हमारे जो एल्गोरिदम है ये मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप कोई एक पोर्नोग्राफिक वीडियो, कोई अश्लील चीजें, कोई नफरत वाला हिटफुल इंफॉर्मेशन दे कैन शट इट आउट। मैं कहना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं है। ये एल्गोरिदम ने कुछ व्यक्ति ने बनाया। ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत है, क्योंकि एक देश में क्या कम्युनिटी होना स्टैंडर्ड होना चाहिए और देश में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और मैं कहता हूं फेसबुक के ऐसा कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता। मैं लोग हंसते हैं, मजेदार एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये फेसबुक की बात नहीं है, ट्विटर की बात है। किसी लोग हमें कुछ ट्रोल्स है ना, हमें गाली गलाज दिया, एक बार बोला UMCBC, तो हमारे भारतीय नागरिक सबको मालूम है MCBC का मतलब क्या है। तो मैंने शिकायत किया, बोला ब्लॉक दिस रिपोर्ट, ही इज अब्यूसिव, ही इज टारगेटिंग मी, फलाना ढिमकाना। वो फॉर्म भर के मैंने दिया, बोला दिस डज नॉट वायलेट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो मैंने सोचा वो मशीन साहब जो है ना, वो कंप्यूटर जी जो है, वो एल्गोरिदम जी जो है, वो सोचा कि MC शायद मास्टर ऑफ सेरेमनीज है, BC शायद बिफोर क्राइस्ट है, तो इसीलिए उन्होंने टेक डाउन। लेकिन आप जो परंजोदा कह रहे हैं, फेसबुक इस बात में यकीन करता है, तभी तो आंखी दास को अपॉइंट किया गया, क्योंकि मशीन इंटरवेंशन पूरी तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है इसके लिए आंखी दास को रखा गया है ना। ह्यूमन इंटरवेंशन है उनके पास, ह्यूमन इंटरवेंशन है उनके पास। ये आपका राय है, मैंने नहीं कुछ किया। फिर बात पता नहीं यार, तुम्हारे खिलाफ अगर मानहानि का मुकदमा कर दिया, मेरे खिलाफ तो ऑलरेडी कर दिया है उसने, अपने दिल्ली के FIR में लिखा दिया है, वहां पे डेफेमेटरी ट्वीट था। नहीं, बट ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक की मॉडरेशन प्रोसेस जो है, ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता है, मेजॉरिटीली एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं। दिस इज आउटसोर्स टू कंट्रीज जैसे फिलीपींस हो गया, लॉट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, या फिलीपींस एक एग्जांपल है फॉर, या कहीं US में भी काफी सारे पार्ट्स में दे आर मॉडरेटर्स।
काफी सारे आर्टिकल्स भी हैं कि किस स्ट्रेस के अंदर और किस कंडीशन के अंदर ये मॉडरेटर्स भी काम करते हैं, क्योंकि आप उनको लिटरली डिसीजन लेने के लिए 1.5 से 2 सेकंड का समय दिया जाता है। काफी बार कल्चरल ट्रेनिंग भी नहीं होता है मॉडरेटर्स को। और क्या होता है, आपको अगर दिन ब दिन एक फॉर अ सेकंड आपके सामने दिन में 1 घंटे में आपके सामने 500-600 एकदम हिंसक, एकदम घटिया तरीके के कंटेंट पीसेस आ रहे हैं रिव्यू करने के लिए, और आपको 2 सेकंड का डिसीजन टाइम है, इसको हटाना है या नहीं हटाना है, एक आपका भी माइंड डिसेंसिटाइज हो जाता है। आपका भी जो बार होता है वो काफी एक नमनेस आप में आ जाती है। जैसे आप लोग उदाहरण देते हैं, नाउ सन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, खून देख के एक एवरेज इंसान का ब्लड को देख के जो रिएक्शन होगा और एक पुलिस वाले का होगा उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे डेड बॉडीज को देखते हैं। तो सिमिलरली मॉडरेटर्स के साथ क्या होता है कि बीइंग एक्सपोज्ड टू ऑल दिस, ये एक बाद में उनके सेंसरी इसमें नमनेस आ जाता है। दूसरी बात, ये काफी लेवल तक मॉडरेटर अंडरपेड होते हैं, ये बार बार देखने से उनकी भी मानसिक सेहत पे बहुत इसका असर होता है। और फेसबुक ने इन्हें कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्स बेसिस पे रखा है। बीच में काफी सारे एक 6 महीने पहले की बात है, काफी सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे कि फेसबुक इन्हें मिनिमम वेज पे हायर करे या इन्हें एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करे, लेकिन एम्प्लॉयज नहीं होते, ये आउटसोर्स्ड होता है। तो जैसे परमवीर जी ने कहा कि एक तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का वहां पे डिफरेंस आता है जी। और दूसरी बात, जो मॉडरेटर होता है, देखिए एक ह्यूमन इंटरवेंशन जो आप कहते हैं, उस मॉडरेटर की भी अपने बायस से होते हैं। जरूरी नहीं है कि अब दिन में इतने सारे हजारों कंटेंट पीस आई है, हर एक चीज रिव्यू नहीं होती है, तो मॉडरेटर की बायस भी कहीं ना कहीं इन चीजों में अफेक्ट करते हैं। और फेसबुक के जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने जो कहे हैं, डेवलप किया है, इसकी रिपोर्टिंग में भी काफी बार अब एक मैलिफाइड सा प्रोसेस होते हुए देखेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, आप ट्विटर पे किसी का भी आप फोन नंबर या किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस अगर आप लिखोगे, वहां पे रिपोर्ट में आप जाओगे तो अब्यूजिव और हार्मफुल और उसके नीचे शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऐसे बटन होता है। फेसबुक पे हुआ करता था, अब पे आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब मेरे नाम से एक बीजेपी आईटी सेल ने काफी कुछ 1 महीने भर पहले कैंपेन चलाया था, मेरा नंबर एड्रेस सब जगह डिस्क्लोज किया गया था, मैंने काफी बार उन पोस्ट को रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फेसबुक का रिस्पॉन्स आता है दिस डज नॉट गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी। दूसरी बात, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम एक पोस्ट का कंटेंट पढ़ पाएंगे, एल्गोरिथम आर नॉट सो डेवलप कि वो किसी इमेज में लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन रहता है, इस इंफॉर्मेशन का डैमेज होता है, और वो डैमेज होने के बाद में जैसे अगर फेसबुक 15 दिन बाद उसे निकाल देगा तो उसको कोई फायदा है नहीं। क्योंकि आज अगर मैंने कोई आपत्तिजनक या कोई हिंसक वीडियो डाला, मुझे पता है कि ये वायरल अगर हो गया अगले 5 घंटों में, तो लोग इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फेसबुक को इस कंटेंट को निकाल के कोई नहीं, क्योंकि डैमेज तो हो चुका है, वो वीडियो सब जगह पहुंच चुका है। फेसबुक इज वर्किंग बेसिकली लाइक एन एजेंसी, जहां से बाकी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राइट, तो ये टाइमलीनेस जो है ना, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स इंपोज करने का, यहाँ पे काफी बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक की तो है, लेकिन ये भी देखा गया इंडिया में कि लॉ एनफोर्समेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लॉ एनफोर्समेंट किसमें इंटरेस्ट लेता है, आप कश्मीर के बारे में कुछ लिख दो या कश्मीर में जो हो रहा है उसे क्रिटिसाइज करो, तब से लॉ एनफोर्समेंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी और आपको मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड इन रिस्पांस टू लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट। जो सरकार जिसको एंटी नेशनल समझती है उसके खिलाफ तुरंत लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट भेजेगी। तो सवाल ये है कि अमित शाह जी ने कुछ साल 1.5 साल पहले साइपैड, क्योंकि बहुत हाईटेक साइबर लेबोरेटरी दिल्ली में लॉन्च की थी, सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल साइबर क्राइम यूनिट है, उनको सब फोरेंसिक्स, सब लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया गया है। तो इंडिया में इतने पुलिस डिपार्टमेंट्स है, स्टेट्स में होम मिनिस्ट्री है, उन हर एक के अंदर अपने अपने साइबर सेल, आज तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक साइबर सेल काम करता है। तो ये साइबर सेल एक्चुअली ऐसा कंटेंट ढूंढने में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये काफी सारा कंटेंट सिर्फ कम्युनिटी गाइड स्टैंडर्ड्स नहीं, ये लॉ एनफोर्समेंट और इंडियन लॉ के खिलाफ भी जाता है। तो यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट का काम जो एक्चुअली ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है, वो छोड़कर लॉ एनफोर्समेंट आज एक्टिविस्ट हो गए, डिसेंटर्स हो गए, जो सरकार की निंदा करते हैं, उनके पोस्ट में, उनके कंटेंट और उनके फोकस करने में इसका ज्यादा समय जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं लॉ एनफोर्समेंट का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन वो लेते नहीं, बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और अभी हम अगर कहेंगे कि फेसबुक इज ऑल्सो स्टेट कंट्रोल्ड और उसका कोल्यूशन है, तो ये गाइडलाइंस भी एनफोर्स नहीं होगी। मैं
मैं 2-3 बात जोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल। जो साकेत अभी अभी कहा। मैंने पहले भी कहा, आपने सवाल उठाया था कि नया क्या है। मैं कहा कि जिस रफ्तार से, जिस स्केल में द फेक न्यूज स्प्रेडिंग पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी अभी साकेत ने कहा, फेक न्यूज ट्रैवल्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सब लोग के पास पहुंच जाते हैं। उसको आप डिनाई कीजिए, आप कहिए ये सच खबर है, ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, इस सूचना की एक विश्वसनीयता है, ये इतना जल्दी नहीं चाहिए। मगर फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है, ये मॉडल क्या है, ये कि ये सूचना वायरल हो जाए। इसका क्या सच है या अर्ध सत्य है या पूरा है। मैं देखिए, बहुत सारे, आपने तो जियो का बात ही नहीं किया, आज मैं तो उठाया नहीं रिलायंस जियो के बारे में, हमारे मुकेश भाई के बारे में मैंने कुछ पहला कहा। आपको लगा कि हम फेसबुक कहने या मैं जियो मैं कहने और एक ही और बात कुछ है। कहना चाहता हूँ। एक बार ने जब मार्क जुकरबर्ग को अमेरिका का जो सेनेट हियरिंग्स, कांग्रेशनल हियरिंग्स में हुई थी, उसको सवाल उठाया गया था, आप बताएंगे जुकरबर्ग जी कि आप कल रात को कौन से होटल में रहे थे, आप क्या खाना खाया, आप कितने पैसे दिया, आप किसको मैसेज भेजा। और जुकरबर्ग साहब एकदम चुप हो गए। और उनका जो ऐसा सवाल उठाया, उनको तो कहा था कि आप जो हमारे सूचना लेके आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप अपना सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने मिशी चौधरी ने ये कहानी हमें बताया था, शी इज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, कि कैलिफोर्निया जब अपना मकान जब बनाया था जुकरबर्ग जी, उसका आसपास बहुत सारे जमीन इन्होंने खरीद लिया था। वो अमीर व्यक्ति है, उसके लिए क्या है, क्योंकि वो अपने निजता के बारे में बहुत सोचते हैं। आपके निजता के बारे में इतना सोचते हैं, ये सवाल और कुछ है। तो मेरा कहना है कि फेसबुक इज गिल्टी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। आपके लिए एक मापदंड है, अपने अमेरिका के लिए एक और मापदंड है, भारतवर्ष के लिए एक और मापदंड है। तो दिस काइंड ऑफ, in my opinion, it is hypocritical and worse than hypocritical, it is unethical। जो एक मोनोपोली आज होगा, एक कितने बड़े ये मोनोपोली है, आप जरा सोच लीजिए। 2 अमेरिकी संस्था है, फेसबुक जिसके साथ है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, साथ साथ अल्फाबेट, गूगल, यूट्यूब और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 अगर आप संस्था एक साथ करेंगे, ये 6 प्लेटफॉर्म, पूरा विश्व, चीन के बाहर जितने इंटरनेट में जो सूचना एक जगह से दूसरा जगह जाता है थ्रू द अंडर सी केबल्स, वो समुद्र के नीचे केबल्स से अलग अलग जगह में सर्वर है, इसके 90% भी से भी ज्यादा, शायद 95%, ये 2 संस्था इनके ऊपर नियंत्रण है। दे आर कंट्रोलिंग अल्फाबेट एंड फेसबुक। दिस इज हाउ बिग दीज मोनोपोलीज आर, एंड दिस इज व्हाई, जैसे एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा था अमेरिका में, इसको तोड़ दो। जैसे एक समय ग्रेहम बेल, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल का जो कंपनी था AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, उससे स्टैंडर्ड ऑयल को भी, SO को भी, तो पता नहीं है होगा कि नहीं, मगर मैं समझता हूं इस तरह से दिस काइंड ऑफ अ अनकंट्रोल्ड डिजिटल मोनोपोली, आई रेज अ क्वेश्चन, ये विश्व का समाज के लिए कितने अच्छे हैं? Is this good for humankind? Is this good for human society? I'm not saying you curb free speech. I'm not saying everybody's private information should be shared. But मेरा जो कहना है कि आप अगर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप हवा में जो ऑक्सीजन है ये आप सांस लेते हैं, there are some rules, there are some regulations. You like it, don't like it is a separate matter. मेरा सवाल जो है, should internet be declared like a public utility? These are questions, these are debates that we have to, these are questions that we have to try and answer. ये सारे विषय के ऊपर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है और सोचना बहुत जरूरी है। आपका, your future generations, my children and their children, it will become very important for them. बिल्कुल। और आपने जो जियो वाली बात कही, कहीं ना कहीं रिश्ता वही है, वो मोनोपोली ही सब चाह रहे हैं। और जियो से भी जो पूरा नेक्सस है, जियो या जो भारत के, अरे बाबा नेक्सस क्यों बोल रहे हो बाबा? हाँ, संपर्क है, वाणिज्यिक संपर्क है, वाणिज्यिक कुछ संपर्क। नहीं भैया जी,
भैया देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, हमारे जीडीपी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद गिर रहे, पता नहीं कितना, 6%, 8%, 10%, 12%, पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था खराब है। कोई बात नहीं, हमको इस समय हमारे सबसे अमीर व्यक्ति जी है जो है मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो सिर्फ भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, एशिया का है, विश्व का 1 नंबर नहीं 6 या 8 नंबर में है, चौथे नंबर पे कोई बात नहीं। जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 अरब डॉलर यानी कि 43,000 करोड़ के आसपास फेसबुक ने निवेश किया। 10% से थोड़ा कम, 9.99% परसेंटेज इन्होंने इन्वेस्ट किया। अच्छी, दिस अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई वुड से फॉर बोथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमको अर्थव्यवस्था की ओर से आंखी नहीं मूंदनी चाहिए। मेरी छोटी सी लाइन है, उसके बाद आप यू टेक ओवर, क्योंकि आप लोगों ने एल्गोरिथम्स की बात की और मैंने बहुत लंबे समय तक कोडिंग करी है, तो मैं एक बात बता देती हूँ इसमें फनीली कि एल्गोरिथम्स में हम लोग ने बहुत टाइम तक सेंटिमेंट एनालिसिस करने की कोशिश की थी हम लोग के एक फर्म के लिए, और सेंटिमेंट एनालिसिस में एल्गोरिथम लगातार कुछ चीजों को नेगेटिव टैग कर रहा था और वो उनको इट वाज गेटिंग रिड ऑफ इट। हम लोग को लग रहा था कि इतने नेगेटिव रिस्पॉन्सेस क्यों आ रहे हैं, हम लोग काफी टाइम में समझ नहीं पाए क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग पर रिलाय कर रहे थे। बाद में पता चला, क्योंकि अभी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की भी बात करी, तो एक इंग्लिश में कहते हैं ओ दिस इज रिडिकुलस, तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स एट टाइम्स। जब लोग कहते हैं ओ माय गॉड दिस इज रिडिकुलस, मतलब बहुत अच्छा है, बट वो कॉन्स्टेंटली जो सेंटिमेंट एनालिसिस थी उसको थ्रो करी थी नेगेटिव में, क्योंकि रिडिकुलस एज सच इज अ नेगेटिव टर्म, बट व्हेन यू से इट विद अ कॉन्टेक्स्ट वो एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सार्काज्म, ह्यूमर, ये सारी चीजों में मशीन लर्निंग उतना इंटरवीन नहीं कर सकती। तो इन एडिशन टू साकेत's पॉइंट की ह्यूमन कहीं डिसेंसिटाइज हो जाता है और उसका भी एक थ्रेशोल्ड चेंज होता है, मशीन इटसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सर्टेन थिंग्स, क्योंकि जिस तरह से लैंग्वेज में कोड्स होते हैं। और अगर किसी दिन मशीन ये करने लगती है तो मेरे लिए ये बहुत डरावनी बात होगी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। बहुत सीधी सी बात ये है, ना कर पाए तो ज्यादा अच्छा है मशीन, मतलब ये ज्यादा भयावह स्थिति होगी। इसको आप कभी सोच के देखिए, कुछ साइंस फिक्शन पे शायद हमने देखा भी हो रहा है। जी आखिरी सवाल जो मेरा है, हमें अभी थोड़ा इजाजत दे दादा, मेरा जो हम बजने वाले हैं जी दादा, हम लोग एक सुंदर फिनाले की ओर बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है दोनों से, ब्रीफली जो है मैं जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो हिंदी का एक गाना भी है पुराना, जाएं तो जाएं कहाँ, है ना, एक कि है ना कि इनको छोड़े तो कहाँ जाएंगे, मतलब यूजर क्या करे। और दूसरा कि क्या थोड़ा सा ये भी वक्त आ गया है कि हमको एक बार फिर से जो हमारे ओल्ड स्कूल टेक्निक्स थे, यानी कि ओल्ड स्कूल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन के लिए, उनको फिर से थोड़ा सा उनकी ओर लौटने की भी जरूरत है। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस हमको अपनी कम करनी होगी। जी परंजदा, देखिए आप घड़ी का जो कांटा है ना वो आप पीछे नहीं ले सकते, हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ये जो नया जो सूचना प्रयुक्ति का युग, ये पीछे नहीं जाएगा। 30 साल पहले, 25 साल पहले जब आपका टिम बर्नर्स ली जैसे व्यक्ति ने इंटरनेट एक तरह से आविष्कार किया, एक तरह से यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका आविष्कार किया, इंटरनेट को स्थापन किया, उन्होंने सोचा थी इंटरनेट ऐसा एक माध्यम है कि हमारे हाथ में, हमारा मुट्ठी में ये जो दूरभाष यंत्र है, ये मेरा अखबार है, ये मेरा साप्ताहिक है, ये मेरा किताब है, ये मेरा लाइब्रेरी है, ये मेरा रेडियो है, ये मेरा टीवी स्टेशन है, और इससे भी ज्यादा है। मैं एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संपर्क कर सकता हूँ। सिर्फ ये लोक माध्यम नहीं है, ये एक व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ संपर्क करने का एक आश्चर्यजनक माध्यम है। पूरा विश्व का समाज को बदल दिया इन्होंने। मगर मैं समझता हूँ टिम बर्नर्स ली और विंट सर्फ ऐसे लोग कभी नहीं सोचा था कि ये पूरा माध्यम को मोनोपोलाइज कर देगा ये 6-8 संस्था, जैसे जो फैंग कहते हैं, फेसबुक, अल्फाबेट, अमेज़न, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स, गूगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक तरह से मैं समझता हूं जितना कंपटीशन होगा ये उपभोक्ता के लिए अच्छा है, मगर आज हमें ज्यादा मोनोपोली के तरह हम चले गए थे।
तो इसीलिए मेरा कहना चाहिए कि मैंने 2-3 आपको सलाह भी दिया। एक तो है इंटरनेट गवर्नेंस का कैसा नॉर्म्स होना चाहिए, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर, सरकार, यूनाइटेड नेशंस, टेक्नोलॉजी टीम्स, कंपनीज, सिविल सोसाइटी, ये एक सवाल है। एक तरह से आप कहेंगे एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। और दूसरी जो सवाल है कि शुड इट बी लाइक अ पब्लिक यूटिलिटी। आज कोविड के बाद आप, मैं, हमारे ये पूरा जो लाइव चल रहा है फेसबुक में, हम लोग कितना आज इंटरनेट के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। So should this, like electricity, like the air we breathe, like the water, like land, like telecom spectrum, एक सार्वजनिक सुविधा, एक सार्वजनिक, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बुनियादी ढांचा, इसके ऊपर कुछ कानून, कुछ अधिनियम होना चाहिए कि नहीं, यही सवाल मैं उठा रहा हूं आपके सामने। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट परंजॉय सेड, उसमें जस्ट ऐड करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जब पूछा जाए तो जाए कहाँ, देखिए ये एट द एंड ऑफ द डे ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। भले आपसे ये मॉनिटरली चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आपका डेटा आप इसके लिए पे कर रहे हो, भले आप इन कैश नहीं कर रहे हो, बट यू आर पेइंग फॉर इट। तो एज अ कंज्यूमर, एज समबडी हु इज अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, देखिए हमारे कंट्री में कंज्यूमर मूवमेंट ट्रेडिशनली काफी वीक रहा है। सरकार ने 90s में कोशिश भी की थी कंज्यूमर मूवमेंट बिल्ड करने की, बट हमारे कंज्यूमर राइट्स, एडवोकेसी, ये अभी भी ये प्रिविलेज माना जाता है। इट्स नॉट कंसीडर्ड टू बी अ राइट दैट पीपल फाइट फॉर। तो नॉर्मली हमारा एक ये होता है कि यार फेसबुक ऐसा, चलो उसको बॉयकॉट कर दे। बॉयकॉट करने से आप एक नैरेटिव है उसी को ज्यादा पावर दे रहे हैं, आप उसको स्पेस दे रहे हैं, आप कहीं पे भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बन के उनको पूरा हैंडओवर कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्लेटफॉर्म पे रहें। दूसरी बात, जैसे परंजॉय जी ने कहा, देयर शुड बी ऑल स्टेक होल्डर्स गेटिंग, देखिए रेगुलेशन इज नॉट द सोल्यूशन एंटायरली, क्योंकि रेगुलेट करने वाले कौन है? सरकार। और रूलिंग पार्टी के साथ ही जब एलिगेशन है तो वो क्या रेगुलेशन करेंगे, और जो रेगुलेशन लाएंगे वो खुद के फायदे का रेगुलेशन लाएंगे। तो इसमें एक जब पब्लिक यूटिलिटी की तरह आप इसको ट्रीट करते हो, तभी आप, आज आप फेसबुक नहीं लेके जाते, bound by a private contract with them, but tomorrow these are considered essential utilities। कल आपको कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हो, कल आप फेसबुक से डैमेजेस मांग सकते हो, आप इंजंक्शंस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस, ये आप जब तक आप अपने हक नहीं मांगोगे, वो फेसबुक या कोई भी $multi-million कॉर्पोरेशन आपको नहीं देने वाला है। तो इसीलिए आपको अगर इस तरीके से जो हो रहा है, या जो जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कल्यूजन की एंड वन साइडेडनेस की, तो यहाँ कहीं पे तो एवरेज सिटीजन जो है उन्हीं को आवाज उठा के कहीं तो इसके ऊपर रोक लानी पड़ेगी। ये एडवोकेसी के थ्रू ही होगा, इसके अलावा ये नहीं हो सकता। छोड़ के कोई फायदा नहीं है, डिलीट करके कोई फायदा नहीं। एक लाइन भारत सरकार का एक बढ़िया नारा था, मैं दोबारा ये नारा बताना चाहता हूँ, जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एंडिंग नोट के तौर पे एक पुराना जो है सुभाषित है जो संस्कृत से आता है, बहुत दिलचस्प है और कैसे दुनिया बदल गई है। उसमें कहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो बांति, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। यानी कि सच से जो है पृथ्वी का धारण होता है, सच से सूरज तपता है, सच से ही पवन चलती है, सब कुछ सत्य पे आधारित है। पर दरअसल अब ये सब कुछ बदल चुका है। बदल इसलिए चुका है क्योंकि हम फेसबुक पे सवाल कर सकते हैं, हम ट्विटर पे भी कर सकते हैं, पर एक समाज के तौर पे हमको खुद पर भी सवाल आखिरकार करना ही होगा कि जो फेक न्यूज़ है, या जो पोस्ट है, या जो अफवाह है, या जो सांप्रदायिक उकसावे वाली बातें हैं, आप उनके चक्कर में क्यों आ रहे हैं? आप जब टीवी खरीदते हैं तो कई बार अपने 4 दोस्त ले जाते हैं, टीवी जांच पर रख के खरीदते हैं, एक ईयरफोन भी जो है, ईयरप्लग भी जांच पर रख के खरीदते हैं, आप सब्जी भी जांच पर रख के खरीदते हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आने वाले किसी भी कंटेंट को बिना क्रॉस चेक किए, बिना एक बार लॉजिक से सोचे कैसे मान लेते हैं? और अगर आप मान लेते हैं तो आगे जाके आपकी अगली पीढ़ी कैसे बनेगी? वो आपसे ज़्यादा समझदार होगी, या आपके जैसी होगी, या आपसे भी बदतर होगी? इस बारे में सोचिए और सोचना शुरू कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब सच की जगह सन्नाटा या चुप्पी होती है,
तो वो चुप्पी दरअसल झूठ ही होती है। तो आपको तय करना होगा आप चुप रहेंगे कि सवाल करेंगे और सच बोलेंगे। और रंजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। साकेत हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू। सौम्या शुक्रिया बहुत अच्छी ओपनिंग के लिए हमारी और इतने सारे अच्छे सवालों के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे सवाल में आप सब लोगों से जो देख रहे थे उनको भी।